कमाल की बात है कि हम प्राप्त तो कुछ और करना चाहते हैं लेकिन अपना समय किसी और काम में लगा रहे होते हैं। दोस्तों, सभी के पास मात्र 24 घंटे का समय होता है और कोई भी 24 घंटे काम नहीं कर सकता है। आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसके लिए करना क्या होता है। अब ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखिए और ये सोचिए और अपने आप से ये पूछिए कि क्या आपने जो निर्धारित कर्म है उसमें अपना समय देना शुरू कर दिया है। क्या आप उतना समय देते हैं जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जब आप हाँ में होगा तो लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा। जब आप ना में होगा तो फिर आपको पश्चाताप भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 10 जुलाई और शुरू करेंगे आज की मॉर्निंग न्यूज। दिन है आज का शुक्रवार और आज रात 10 बजे तक का समय है आप सभी के पास। उत्तर प्रदेश में दोबारा से लॉकडाउन लग रहा है। हालांकि यह समय बहुत ही कम है। मेरे हिसाब से यह लॉकडाउन कम से कम 10 दिन के लिए तो होना ही चाहिए था। फिलहाल फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें इन आईडीज पर फॉलो करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। रेगुलर वीडियोस के अपडेट पाने के लिए अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, अब 55 घंटे का प्रतिबंध होगा उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में 55 घंटे तक बिल्कुल फर्स्ट फेज लॉकडाउन की तरह ही सारी सेवाएं बाधित रहेंगी। हालांकि जो मेडिकल स्टोर हैं, चिकित्सकीय सेवाएं हैं, वो खुली रहेंगी। रोडवेज बंद रहेगा लेकिन ट्रेनों का आवागमन होगा और जो लोग राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों से आ रहे हैं तो उनके लिए भी आवागमन की सुविधा रहेगी। यानी कि जो जरूरी सेवाएं हैं मात्र वही चलेंगी। मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और सर्विलांस का अभियान चलता रहेगा। घर घर स्क्रीनिंग अभियान जारी रहेगा। इससे संबंधित सभी कार्यालय खुले रहेंगे और अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आप अगर जॉब पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकेंगे। आपका जो पहचान पत्र है वही ड्यूटी पास माना जाएगा। तो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े जो अधिकारियों कर्मचारियों का पहचान पत्र ही उनका ड्यूटी पास होगा। उनकी आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। तो कुल मिला के 3 दिन भी पर्याप्त नहीं है। 55 घंटे का ये एक लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पूरे भारत में ये मामला अब लगभग 7.5 लाख के आसपास पहुंच गया है। तो अत्यधिक सावधान रहिए फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि यह कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों से बस एक सवाल करना चाहूँगा। अगर आप में कोरोना के लक्षण आ गए ड्यू टू एनी रीज़न और 21 दिन क्वारंटाइन आपको होना पड़ गया, तो क्या 21 दिन चुपचाप एक कमरे में बिताने के लिए आप तैयार हैं? उसके बाद जब भी आप जहाँ पर भी जाएंगे लोग आपको अजीब नज़रों से देखेंगे। आप एक एग्जाम्पल बनेंगे कि भैया इनको कोरोना हो गया था। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप सबसे अधिक ज़रूरी ये है कि सावधानी बरतें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस में 6000 दरोगा समेत 7400 भर्तियां आने वाली हैं। बहुत ही गोल्डन चांस है। लंबे समय से अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और अब ये भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, जिसका विज्ञापन भी बहुत ही जल्द यानी कि अगले हफ्ते तक विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। मौजूदा सरकार में 1,37,000 पदों पर हो चुकी है भर्ती और उत्तर प्रदेश में पुलिस में सब इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लगभग 7400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या 6000 होगी। यानी कि एक गोल्डन चांस है आप सभी लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इन पदों के लिए अगले हफ्ते विज्ञापन जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, एक ऐसी भर्ती जिसका इंतज़ार आपको बहुत ही लंबे समय से था, भर्ती आने वाली है। आपको तैयारी करनी है और तैयारी भी जैसा कि मैंने आपको बताया था पूरी डिवोशन के साथ करनी है। फॉर्म भर के इंतजार मत करिए कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी तभी तैयारी करेंगे। ऐसे लोग बहुधा असफल ही होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 7400 पद हैं। 6000 पद तो मात्र दरोगा के ही हैं। तो यह एक शानदार जॉब होगी। प्रदेश की मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पुलिस ने अप्रैल 2017 से लेकर अब तक 1,37,253 पदों पर भर्ती हो चुकी है। अब जो बाकी के पद हैं उनमें 7400 पदों पर अब विज्ञापन जारी होने जा रहा है। सिपाहियों के 49,568 पदों पर भर्ती हुए
नौजवानों की फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है। सिपाहियों के इन पदों पर भर्ती की परीक्षा का परिणाम मार्च 2020 में घोषित किया गया था। और इसी के साथ गुड न्यूज़ ये भी है कि 2016 के जो टीजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थी हैं उनको उनके कार्यस्थल, उनके कर्मस्थल यानी कि विद्यालय का आवंटन कर दिया गया है। पूरी सूची आपको मिल जाएगी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर studyvigyanprakash.com पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने गुरुवार को प्रशिक्षित स्नातक यानी 2016 के 8 और प्रवक्ता के 19 विषयों का जो विद्यालय आवंटन है वो कर दिया, यानी कि नियुक्ति के लिए जो विद्यालय आवंटित करना है वो हो गया है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी के 8 विषयों का पैनल 28 फरवरी, 18 मार्च और 21 मई, जबकि पीजीटी के 19 विषयों का पैनल 28 फरवरी, 18 मार्च और 19 मार्च को जारी हुआ था। उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी सूचना के मुताबिक टीजीटी उर्दू, सिलाई, गृह विज्ञान, संगीत गायन, संगीत वादन, बांग्ला, वाणिज्य और कृषि विषयों के सफल अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं के नाम सहित सूची जारी कर दी गई है। पीजीटी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य, उर्दू, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, कृषि, संगीत गायन, संगीत वादन, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान, तर्कशास्त्र एवं गृह विज्ञान का विद्यालय आवंटन घोषित किया गया है, जो चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upscssb.org पर उपलब्ध है। तो जो लोग चुने गए हैं सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा अब सितंबर में होगी। इसकी नई डेट आ गई है 12 सितंबर और ऑनलाइन जो परीक्षा होगी वो 15 सितंबर को होगी। यानी कि रिटेन में जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनकी परीक्षा होगी 12 सितंबर को और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 15 सितंबर को। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी jeecup.nic.in पर या फिर studyvigyanprakash.com पर। और ट्यूबवेल ऑपरेटर के रिक्त पदों को भरने पर निर्णय लेने का निर्देश। बात यहाँ पर क्या हो रही है, 2016 में ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी थे उनके ज्वाइन न करने से रिक्त पदों को भरने के संदर्भ में 4 सप्ताह में आदेश करने का निर्देश हुआ है। और यह जो भर्ती है, यह जो आदेश है उसमें न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने अम्बरीश कुमार सिंह और 20 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता शिखर द्विवेदी ने बहस की। याचिका में कहा गया कि सरकार चयनित अभ्यर्थियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के बजाय कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती में 27 जून 2019 को 3270 अभ्यर्थियों को चयनित कर दस्तावेज सत्यापित करने को बुलाया था। इनमें 614 अभ्यर्थी सत्यापन कराने नहीं आए। 13 सितंबर 2019 को 743 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापित करने के लिए बुलाया गया। याचियों के दस्तावेज का सत्यापन भी किया गया, लेकिन 27 नवंबर 2019 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो चयन सूची में याचियों के नाम नहीं थे। कहा गया कि कई चयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया और पद खाली रह गए। कक्षा 9 और 11 के अंतिम पंजीकरण 25 अगस्त तक होंगे। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने गुरुवार को 2020-21 सत्र के लिए पंजीकरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। और 2018 के लिए इंटरव्यू 13 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पर कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। जो लोग इस परीक्षा में यानी कि इंटरव्यू में शामिल हो रहे हैं वो लोग देखिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, जब आप इंटरव्यू हॉल में हो और जब आप इंतजार कर रहे हो अपने टर्न का, तो उस दौरान जो अभ्यर्थी अंदर से बाहर आ रहे हैं इंटरव्यू दे के, उनसे आप कोई भी वार्ता मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ ऐसे सवाल आपसे बता दें कि आप उनका जवाब न जानते हो और आप तुरंत प्रेशर में आ जाएंगे। और होता यही है कि इंटरव्यू के दौरान कभी भी 2 अभ्यर्थियों से मुश्किल से ही कॉमन सवाल किए जाते हैं। फिलहाल कोरोना और चाइना, ये 2 ऐसे मुद्दे होंगे जो कि छाए रहेंगे इंटरव्यू के दौरान। यानी कि कोरोना और चाइना में जो भी चल रहा है इस समय, उस पर आपको एक अच्छा सा प्रश्नोत्तरी तैयार करके जाना चाहिए। इसके अलावा कम से कम जिस जनपद से आप रहते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी हॉबी क्या है, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। कई बार तो सवाल यहाँ तक भी पूछ लिया जाता है और अभ्यर्थी जवाब नहीं दे पाते हैं। मान लेते हैं कि आपने पीजी की परीक्षा आज से 5-7 साल पहले कंप्लीट की है
और आपसे पूछ लिया गया कि फाइनल ईयर में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे, पेपर कौन कौन से थे, सारे पेपर के नाम बताइए। और अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं और इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस समय माहौल पर। और उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्रों को शामिल करने की चुनौती देने वाली बेसिक टीचर सर्टिफिकेट यानी कि बीटीसी प्रशिक्षित उम्मीदवारों के एक समूह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस परीक्षा में बैठने के लिए बीएड के छात्र पात्रता नहीं रखते हैं। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि बृहस्पतिवार को होने वाली सुनवाई को 13 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। याचिकाकर्ता छात्रों का कहना है कि बीएड उम्मीदवारों ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा नहीं किया है, जो कि सहायक शिक्षक के लिए जरूरी पात्रता है। उन्हें केवल प्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में भर्ती किया जा सकता है। और दरअसल याचिकाकर्ताओं ने यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर 28 जून 2018 की जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। हालांकि फ्रेंड्स, ये बिल्कुल जो है सत्य है कि एनसीटी ने जो 28 जून का गाइडलाइन जारी किया है उसमें बिल्कुल अकाट्य है कि बीएड को कोई बाहर नहीं कर सकता है। उसके बावजूद भी लगातार कुछ लोग ये प्रयास करते रहते हैं कि मतलब बीएड को टारगेट किया जाता है। बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मैं पैरवी जरूर करने के बारे में कहूँगा, क्योंकि पैरवी बिल्कुल करनी चाहिए आपको, बिल्कुल निष्क्रिय नहीं बैठना है। लेकिन बीएड को बाहर करना कोई इतना आसान नहीं है कि आप पहुँच गए और बीएड बाहर हो जाएगा, क्योंकि बीएड पूरे नियमावली के तहत जो है परीक्षा में 69,000 की परीक्षा में शामिल हुए थे और वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, बिल्कुल योग्य हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले में जो याचिका खारिज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका ऑर्डर आ गया है। और इस ऑर्डर में ये कहा गया है डिवीजन बेंच हाई कोर्ट से कि 2 महीने के अंदर उत्तरमाला प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाए। However, we request the division bench of the High Court to dispose of the pending appeals as early as possible and preferably within 2 months from today. और 69,000 शिक्षक भर्ती में आज जो बीएड के खिलाफ याचिका लगी है उसके ग्राउंड्स ऑफ प्रेयर, ग्राउंड्स क्या होता है, ग्राउंड्स का मतलब होता है कि ट्रेनी एंड नॉन ट्रेनी, ये ग्राउंड बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसमें कहा गया है कि अगर एनसीटी ने नोटिफिकेशन कर दिया, भले फिर राज्य अमेंडमेंट ना करे, लेकिन जब किसी विवाद का निस्तारण होगा तो एनसीटी गाइडलाइन ही प्रिवेल करेगी। इसलिए बीएड सुरक्षित रहेगा, लेकिन पैरवी भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सारे अपडेट्स। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर हैंडल पर आपको सारी जानकारी संक्षेप में सबसे पहले प्रदान की जाती है। studywithgyanprakash.com वेबसाइट है, एक बार विजिट करें, जहां पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का दिन मंगलमय हो। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक आप लोग लाइक और शेयर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।